हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश जीके की ये सीरीज है जिसमें कि ये 26वां वीडियो है। लगातार ये सीरीज चल रही है। 25 वीडियो पहले आ चुके हैं जिसमें कि हर वीडियो में मैं 25 क्वेश्चंस टॉपिक के अकॉर्डिंगली ला रहा हूँ और ये 10,000 क्वेश्चन से अधिक की सीरीज चल रही है। और वो सभी विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी और जेल प्रहरी और व्यापम के जितने भी एग्जाम है यहाँ पे की मध्य प्रदेश जीके पूछा जाता है, उन सभी विद्यार्थी के लिए ये बहुत ही उम्दा सीरीज है और इसको आप लोग अंत तक जरूर देखें क्योंकि लगातार ये सीरीज आ रही है और 10,000 क्वेश्चंस की ये सीरीज आएगी जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और हर क्वेश्चन का मैं डीप एनालिसिस इस सीरीज में ला रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें और साथ में मेरे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे ऑल का जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट करने के बाद में ही सब्सक्राइब का बटन आपको क्लिक करना है, देन यू विल गेट 100% नोटिफिकेशन ऑफ माय ऑल वीडियोस। तो लगातार देखते रहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अगले 25 क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मध्य प्रदेश जीके पर बिल्कुल बनते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने नदियों के ऊपर पूरी जानकारी दी, तो इसमें भी अगले 25 क्वेश्चंस नदियों पर ही आधारित होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा डीप रहेंगे, जिससे कि आपका मध्य प्रदेश की नदियों का पूरा जो टॉपिक है वो कवर होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा प्रदेश के दो भागों को विभाजित करती है? प्रदेश के में जो वर्षा होती है तो वो कौन सी रेखा है जो कि प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है? 100 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर 200 सेंटीमीटर? तो इसका सही आंसर है 100 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है वो मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्रदेश में जुलाई माह में कितनी मिलीबार रेखा के अंतर्गत आता है? 1000, 1050, 1070 या 1080? तो इसका सही उत्तर है मिलीबार में 1000 मिलीबार की जो रेखा है उसके अंतर्गत आता है और यहाँ पर बारिश इस क्षेत्र की होती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अच्छा, इसके बाद में अगर देखा जाए तो ये तो होगा जुलाई में, और जनवरी में जो मिलीबार होता है वो 1030 मिलीबार की रेखा के अंतर्गत आता है। जनवरी में जो बारिश का माह होता है वो। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये जनवरी का मंथ आपको 1030 है और जुलाई माह का 1000 है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश, ये भ्रंश लिखा हुआ है, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी, बेतवा नदी, सोन नदी या फिर कैन नदी? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए आगे बहती है और नर्मदा नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पर जाती है। इन सभी ऑप्शंस में सिर्फ यही एक नदी है। इसके अलावा एक नदी और है जो कि भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, वो है ताप्ती नदी, और ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, और दोनों की जो उद्गम स्थल है वो कौन कौन से हैं? नर्मदा का अमरकंटक से है, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, और ताप्ती नदी का है बैतुल में मुलतई से। ये आपको बिल्कुल रट लेना चाहिए, बैतुल में मुलतई से इसका उद्गम हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और दोनों ही क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश में? 1077 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर इसको 3 राज्यों में देखा जाए तो 1312 किलोमीटर। इसी तरीके से ताप्ती की है 724 किलोमीटर का ये सफर तय करती है, जो कि 2 राज्यों में है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, ये ताप्ती का है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी और मेघदूत जो कि एक काव्य है उसमें मिलता है? चंबल, सोन, बेतवा या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है बेतवा। बेतवा नदी का जो वर्णन है वो मिलता है कादम्बरी और मेघदूत में। ठीक है ना, ये महाकाव्य है और इसमें इसका वर्णन मिलता है। ये बहुत ही पुरानी नदी है, ठीक है ना, और ये महाजनपद काल के समय की नदी है। उस समय इसका बहाव कुछ जो खरगोन के पास तक भी था, इसका बहाव काफी बड़े क्षेत्र में थी, धीमे धीमे करके ये सिमट गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कि माहिष्मती था। माहिष्मती जो क्षेत्र है वो महेश्वर का जो अभी
करंट का क्षेत्र है, ठीक है ना, वो क्षेत्र जो आता है वो माहिष्मती का क्षेत्र था, जो कि जो अवंती है, अवंती की ये दक्षिणी शाखा कहलाती थी, दक्षिणी शाखा, और अवंती जो है वो उत्तरी शाखा कहलाती थी, जो कि महाजनपद की शाखाएं हैं मध्य प्रदेश में, अवंती और चेदी, जो कि मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे, उसमें से अवंती थी। तो अवंती की 2 शाखाएं थी, एक उत्तरी शाखा अवंती थी और दक्षिणी शाखा माहिष्मती थी, और इसके बीच से बेतवा नदी निकलती थी, ठीक है। और ये कादम्बरी और मेघदूत उन्हीं महाकाव्यों में से एक है जो उस समय की रचनाओं को बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण की जो सुभागदी है उसे कहा गया? ये सुभागदी लिखा हुआ है, सुभागदी कहा गया है, तो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर जो है वो है सोन नदी। सोन नदी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, बुंदेलखंड की जीवन रेखा क्या कहलाती है? नर्मदा नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो वो है बेतवा नदी। जो बेतवा नदी है ये बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है, क्योंकि बुंदेलखंड के मैक्सिमम जो क्षेत्र है उससे बेतवा होकर बहती है। जैसे कि सागर हुआ और विदिशा हुआ, उसके ऊपर में जाएंगे तो शिवपुरी हुआ, शिवपुरी के बाद में दतिया, अशोकनगर, तो ये सारे क्षेत्रों से होती हुई ये बेतवा बहती है। इस कारण से ये बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है। और बेतवा का उद्गम कहाँ से है? ये है रायसेन में। रायसेन का एक गांव है जो कि है कुमरा गांव, ठीक है ना, वहां से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी नदी प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? नर्मदा, बेतवा, क्षिप्रा या फिर चंबल? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बेतवा। जो बेतवा नदी है वो प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है, और इसी कारण से इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, ठीक है ना। इस गंगा का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। ये सबसे प्रदूषित नदी है मध्य प्रदेश की। जिस तरीके से गंगा प्रदूषित नदी है, उसी तरीके से बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। अगला क्वेश्चन आ गया, बेतवा नदी किस में मिलती है? कौन सी नदी की ये सहायक नदी है? गंगा में, यमुना में, ब्रह्मपुत्र में या फिर सोन नदी में? तो इसका सही उत्तर है यमुना नदी की ये सहायक नदी है। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियोस में भी कई क्वेश्चनों में बता चुका हूं, ये यमुना नदी की सहायक नदी है, और ये यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में जाकर मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और कृष्णा नदी? देखिए इसमें 2 ऑप्शंस जो हैं वो दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है ना। एक तो महानदी हो गया और एक कृष्णा नदी हो गया। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ की नदी है, और कृष्णा नदी जो है ये कर्नाटका की नदी है, ठीक है। ये आपको यह पता होना चाहिए, ये कर्नाटका में है। कृष्णा नदी बहती है, कर्नाटका राज्य की है, और छत्तीसगढ़ की है महानदी, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर से उद्गमित है। और ये उड़ीसा में ही जो हीराकुंड डैम है, ध्यान रखिएगा, हीराकुंड डैम इस महानदी पर ही बना है, जो कि भारत का सबसे बड़ा डैम है, सबसे बड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो कहाँ जाती हैं? अरब सागर में जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, या हिंद महासागर में जाके मिलती हैं, या दूसरी नदियों में जाकर मिल जाती हैं? तो इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पूछा है, तो वो दूसरी नदियों में जाकर मिल जाती हैं। दूसरी नदियों की ये सहायक नदी मिलती है। सिर्फ नर्मदा और ताप्ती जो नदी है ये सीधी की सीधी अरब सागर में जाकर गिरती है, वो भी खंबात की खाड़ी में। बाकी की जितनी भी नदियां हैं, अन्य नदियां, चाहे चंबल नदी हो या फिर सोन नदी हो, केन नदी हो, बेतवा नदी हो, टोंस नदी हो, सिंध नदी हो, काली सिंध नदी हो, ठीक है ना, ये क्षिप्रा नदी हो, तो जितनी भी नदियां हैं, पार्वती भी नदी है, कुंवारी है, कूनू है, तो मध्य प्रदेश में ढेरों नदी है जो कि दूसरी नदियों में जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, नर्मदा नदी, ये नर्मदा लिखा हुआ है, ठीक है ना। नर्मदा नदी का अब उद्गम स्रोत क्या है? अमरकंटक से निकलती है, पचमढ़ी से निकलती है, भेड़ाघाट से, या फिर चित्रकूट से निकलती है? तो बहुत ही इजी आंसर है, काफी बार मैं इसका रिपीट कर चुका हूं, तो ये अमरकंटक से निकलती है। दिस इज द करेक्ट आंसर। और अमरकंटक कहाँ पर है? ये पुष्पराजगढ़ तहसील में है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। पुष्पराजगढ़ तहसील की अमरकंटक की पहाड़ियां हैं ये,
और ये कहाँ पर है? ये है अनूपपुर। ये भी आपको बिल्कुल रट लेना चाहिए, अनूपपुर जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व में आता है। और अमरकंटक की पहाड़ियाँ कौन से पठार पे है? ये है बघेलखंड, ठीक है ना, बघेलखंड का पठार है जो कि मैकाल की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही मिली-जुली एक पूरी की पूरी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है बघेलखंड का पठार, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ तहसील और नर्मदा। इनका संबंध एक दूसरे के साथ बहुत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव एक्सेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में, और 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। तो फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप आज ही और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी लेकर आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फुल लेंथ टेस्ट। इसमें आपको मिलेंगे 50 से ज्यादा लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। यही नहीं, टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। तो आइए जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ में आप अपने प्रिपरेशंस के जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशंस में जहां पे भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स। इस रिवीजन बैच में होगा लाइव थ्योरी रिवीजन दिन में, और रात में होगा लाइव एमसीक्यू रिवीजन बाय सेम एजुकेटर्स। दूसरा बैच होगा डेली सब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू लाइव रिवीजन हर दिन। इन दोनों बैचेस में आपको 20 से ज्यादा फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। आप अपनी तैयारी के हिसाब से कोई भी बैच से पढ़ सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं, तो आपको मैं फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव एक्सेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इन सभी कोर्सेज के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अनअकैडमी पर आप एक ही सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं सभी कोर्सेज का एक्सेस। अब एक एमपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन और सारे कोर्सेज आपके मोबाइल में। क्या आप रिवीजन कर रहे हैं और अपना रिवीजन अपनी स्पीड में करने के लिए आप रिकॉर्डिंग रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जिनमें आप अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आज ही ज्वाइन करें इस सारे बैचेस को। जिन लोगों ने प्रीलिम्स 2020 क्लियर कर लिया है, उन सभी को मेरी तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसमें आप अपना गोल एमपीपीएससी और व्यापम को चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेस को एनरोल करना है, और फिर बाद में गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि रेड कलर में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कैन, नर्मदा, गोदावरी या फिर यमुना नदी? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। यही एक नदी है इन ऑप्शंस में
जो कि पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चंस बार बार घूम फिर के आ रहा है, रिपीट हो रहा है। अच्छा, जो कैन नदी है ये उत्तर की ओर जाती है, जो कि मैं आपको पिछले ही क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। ये कटनी में कैमूर की पहाड़ी से होकर ये निकलती है, ठीक है ना। कैमूर की श्रेणी से इसका उद्गम है। गोदावरी ये नासिक में त्र्यंबकेश्वर, ठीक है ना, नासिक में त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम है। यमुना नदी ये यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है ना, मैं सब बता रहा हूं आपको, ग्लेशियर से इसका उद्गम है और ये गंगा में जाके मिलती है। ये गंगा की सहायक नदी है, गंगा की ये सहायक नदी है, ठीक है ना, सहायक नदी कहलाती है यमुना नदी। और कैन नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है, ये यमुना में जाके मिल जाती है, ठीक है ना। गोदावरी नदी ये दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? कटनी, सोनकच्छ, उज्जैन या फिर बीना? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो वो है सोनकच्छ। ये सोनकच्छ जो है ये काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि काली सिंध नदी इसके बाजू से निकलती है, ठीक है। और काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से है? ये है देवास, ठीक है ना, देवास के बागली गांव से निकलती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। और इसकी जो लंबाई है ये टोटल 150 किलोमीटर का सफर तय करती है और ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी है ना, उसमें जाके ये मिल जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया? ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? कौन सी नदी किस नगर से होकर गुजरती है? कहाँ से इसका उद्गम है? तो यही सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं, इसलिए मैं हर क्वेश्चंस का पूरी तरीके से एनालिसिस आपको कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कौन सी नदी अरब सागर में जाके गिरती है? चंबल, नर्मदा, बेतवा या फिर सोन? तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया। इसमें है नर्मदा नदी, जो कि अरब सागर में जाके गिरती है। अरब सागर में सिर्फ मध्य प्रदेश की 3 नदियां हैं जो गिरती हैं। एक तो जोहिल, एक तो है माही नदी, जिसके बारे में आपको जानकारी मैंने पिछले वीडियो में बनाई थी, और 2 नदी है नर्मदा और ताप्ती। यही 3 नदी हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। बाकी की चंबल नदी ये यमुना नदी की सहायक नदी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार। बेतवा नदी ये भी यमुना नदी की सहायक नदी है। अच्छा, इसमें ये सोन नदी जो है ये है गंगा नदी की सहायक नदी, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहाँ जाकर गिरती है? देखिए घुमा फिर कर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका आंसर आपको वही लगाना पड़ेगा, अरब सागर में जाकर ये गिरती है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, महेश्वर जिसको कि माहिष्मती बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती, नर्मदा, चंबल या फिर बेतवा? तो ये है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है माहिष्मती, ठीक है ना। माहिष्मती जो कि 16 महाजनपदों में से एक थी उस समय जब 16 महाजनपद थे। मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 महाजनपद है, ठीक है ना। 2 महाजनपद थे, एक तो था अवंती जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और दूसरा था चेदी। ये 2 महाजनपद थे, और अवंती जो कि उत्तरी शाखा थी, ठीक है ना। उत्तरी और दक्षिणी शाखा जो थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अभी पहले ही मैंने बताया था, ठीक है ना। दक्षिणी जो शाखा थी वो कौन सी थी? वो थी माहिष्मती, ठीक है। तो ये नर्मदा के तट पर है ये महेश्वर, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलिए, और महेश्वर ये कहाँ पर है? ये किस जिले में है? ये है खरगोन में। खरगोन जो कि मध्य प्रदेश का पश्चिमी निमाड़ कहलाता है, पश्चिमी निमाड़। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन राज्यों में होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान? तो इसका द आंसर सही है। चंबल नदी का प्रवाह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में इसका उद्गम है, फिर ये राजस्थान से होती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में जाके मिलती है ये, ठीक है। टोटल 965 किलोमीटर, सॉरी 995 लिख गया ये,
ठीक है ना। ये 965 किलोमीटर का सफर तय करती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और इसी नदी पर 3 बांध बने हैं, 3 बांध। कौन कौन से? एक तो गांधी सागर बांध है, एक है जवाहर सागर और एक है राणा सागर बांध। 2 बांध जो हैं वो राजस्थान में हैं और एक जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स में, आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंध, नर्मदा, टोंस या इनमें से कोई नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस, बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो है सिंध नदी। सिंध नदी के तट पर स्थित है शिवपुरी। ठीक है ना। और सिंध नदी का उद्गम कहाँ से है? ये सिरोंज, सिरोंज तहसील से निकलती है। और सिरोंज तहसील कहाँ पर है? ये सिरोंज तहसील है विदिशा में। ठीक है ना, वहां से इसका उद्गम है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, नर्मदा नदी के तट निम्न में से कौन सा शहर स्थित है? ओंकारेश्वर, जबलपुर, झाबुआ या उपरोक्त में से उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका उत्तर है द उपरोक्त सभी। ये सारे जो शहर हैं वो नर्मदा नदी के तट पर हैं। ओमकारेश्वर भी है, जबलपुर भी है और झाबुआ भी है। ऑल दीज आर ट्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये जो ऑप्शंस है झाबुआ, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि झाबुआ पहले तो था ये। ठीक है ना, लेकिन जब से इसमें से अलीराजपुर अलग हुआ है, अलीराजपुर जो जिला अलग हुआ है, तब से ये जो नर्मदा नदी है ये अलीराजपुर से होकर बहती है। ये आपको ध्यान रखना है, अलीराजपुर से होकर बहती है, क्योंकि पहले झाबुआ की ही तहसील हुआ करता था अलीराजपुर, लेकिन अब अलीराजपुर अलग हो गया है, इसलिए नर्मदा नदी अलीराजपुर से होके बहती है, ना कि झाबुआ से। तो ये गलत है, इसलिए तीसरा आंसर होगा अलीराजपुर, तब जाके ये उपरोक्त सभी में करेक्ट होगा। ठीक है, ये करेक्ट करना है आपको। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, धार किस नदी के तट पर स्थित है? कैन नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी या फिर बनास नदी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नर्मदा। धार जो नगरी है, धार जो जिला है, वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, बेतवा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? मैं आपको बता चुका हूं, आप बिल्कुल बता सकते हैं बेतवा नदी का उद्गम कौन सा है। तो वह है कुमरा, जो कि रायसेन जिले का एक गांव है, वहां से निकली है बेतवा नदी। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, जानापावा में कौन सी नदी निकली है? यहाँ से निकली है चंबल नदी। और ये कहाँ पर है जानापावा? ये महू, इंदौर। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, मुल्तई से कौन सी नदी निकली है? यहाँ से निकली है ताप्ती नदी। और ये कहाँ पर है मुल्तई? ये है बैतूल में। ठीक है ना। और अमरकंटक से कौन सी नदी निकली है? अमरकंटक से 3 नदियां निकली हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है ना, ये 3 नदी का उद्गम है। और ये कहाँ पर है अमरकंटक? ये है अनूपपुर में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा या वर्धा? बताइए, चंबल नदी में इनमें से कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो इसका आंसर है वर्धा नदी। ये वर्धा जो नदी है ये बैतूल से निकलती है। ठीक है ना, बैतूल से निकलती है और ये दक्षिण की ओर जाती है। ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण मुखी नदी है, ये दक्षिण की ओर जाती है और ये वैनगंगा में जाके मिलती है। वैनगंगा जो नदी है उससे जाके मिलती है। और वैनगंगा कहाँ से निकलती है? ये सिवनी से निकलती है। ठीक है ना, सिवनी जिले से। ठीक है ना, उससे जाकर ये मिलती है और यहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम होता है, उसको प्राणहिता संगम कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बाकी पार्वती नदी, काली सिंध और क्षिप्रा, ये तीनों नदियां चंबल में जाके मिलती है। और ये तीनों चारों नदियां उत्तर मुखी हैं, यानी कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। सिर्फ वर्धा नदी है जो कि दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, और वैनगंगा नदी ये भी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो दोनों नदी यहाँ मिलती हैं, उसको प्राणहिता संगम कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, सिंचाई जलप्रपात किस जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधी, रीवा, सतना या फिर दतिया? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है रीवा। रीवा जिले में स्थित है ये सिंचाई जलप्रपात। और ये किस नदी पर है? ये है बीहड़ नदी पर। जो बीहड़ नदी है वहां पर, उस नदी से ये निकलता है, उस नदी पर बनता है ये।
और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। और ये कितना ऊंचा है? ये 130 मीटर ऊंचाई से गिरता है और 175 मीटर ये चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है। क्लियर हो गया। और बियर नदी पर रीवा जिले में, ठीक है ना। और अगर इसको पूरे भारत में इसको कैलकुलेट करें तो ये पूरे इंडिया का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश की उत्तर की सीमा पर कौन सी नदी है? नर्मदा, कृष्णा, गंगा या फिर चंबल? तो इसका आंसर जो है वो है चंबल। चंबल जो नदी है वो मध्य प्रदेश की उत्तर की सीमा पर मिलती है, उत्तर प्रदेश में। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बाकी नर्मदा ये पश्चिम की हो जाती है, कृष्णा ये दक्षिण की हो जाती है, गंगा जो कि ये भी दक्षिण की ओर जाती है। दोनों नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में मिलती है, ठीक है ना। कृष्णा नदी ये बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और गंगा भी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। बाकी चंबल जो है ये उत्तर में जाके यमुना नदी में जाके मिलती है। यमुना नदी की ये सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 25वां और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। नदियां तथा उसके उद्गम स्थल के आधार पर सही जोड़े को पहचानना है अपने को। गंगा अहमदाबाद, गोदावरी बस्तर, नर्मदा अमरकंटक और महानदी अरावली। तो इसका सही उत्तर क्या है उद्गम स्थल में? तो सही उत्तर है नर्मदा अमरकंटक। ये बिल्कुल सही जोड़ा है, बाकी सब गलत है। गंगा गंगा जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। और गोदावरी जो कि नासिक में त्रमकेश्वर से निकलती है। और महानदी जो कि छत्तीसगढ़ में रायपुर से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर जो मैचिंग कर रहा है वो नर्मदा अमरकंटक कर रहा है, ठीक है। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने पूरे एनालिसिस के साथ में रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी करें। लाइक बटन जरूर दबाएं आप, साथ में वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि अन्य सभी विद्यार्थी जो कि मध्य प्रदेश जीके पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो भी मेरी वीडियो से जुड़ के पूरा मध्य प्रदेश जीके हासिल कर सकें। तो लगातार देखते रहिए मेरी इस सीरीज को। मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में ऑल का जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है। देन यू विल गेट 100% वीडियोस नोटिफिकेशंस। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।